हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल जीनियर सब एकेडमी पर। मैं विकास गुप्ता आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर क्लास 10 का फिजिक्स पढ़ा रहा था, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने प्रतिरोध के बारे में पढ़ा था कि प्रतिरोध क्या होता है, और इसके पहले भी लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक को कवर किया है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा बेटा ओम का नियम। आज जो हमें पढ़ना है वो ओम्स लॉ पढ़ना है। देखेंगे कि ओम्स लॉ क्या होता है, ओम का नियम क्या होता है, इसके बाद इसका सत्यापन होता है। हम लोग ओम के नियम का सत्यापन करते हैं, लेकिन हम वो ओम के नियम के सत्यापन को इस वीडियो में नहीं बल्कि एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे ओम के नियम के सत्यापन पे। तो हम लोग उसमें एकदम प्रॉपर तरीके से देखेंगे कि ओम के नियम का सत्यापन क्या होता है। वहाँ एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से केवल एक ही वीडियो बनेगा जो केवल ओम के नियम के सत्यापन पर होगा। तो आज हम लोग ओम का नियम पढ़ेंगे क्या होगा, फिर ओम के नियम पढ़ने के बाद हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन देखेंगे, वो भी किसका, प्रतिरोध का। तो आज के जो टॉपिक है हमारे वो है ओम का नियम, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोधकों का संयोजन जो दो प्रकार का होता है। एक श्रेणी क्रम संयोजन होता है बेटा, दूसरा समांतर क्रम संयोजन होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज का टॉपिक ओम का नियम। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी परिभाषा लिख देता हूँ, या तो कहिए मैं पहले आपको, चलिए ठीक है, मैं पहले आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ, ज़रा देखिएगा। बेटा मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक चालक है, क्या है, एक चालक है। यहाँ पे ये हमारे पास एक चालक है, ठीक, ये हमारे पास क्या बाबू, एक चालक है। इस चालक को हमने एक बैटरी से जोड़ रखा है, इस चालक को हमने एक बैटरी से जोड़ रखा है। इस चालक को हमने क्या किया, एक बैटरी से जोड़ रखा है, और हमने बोल दिया बैटरी 20 वोल्ट की है। कितने वोल्ट की है, 20 वोल्ट की बैटरी से हमने इसको जोड़ रखा है। आपको पता है जैसे 20 वोल्ट की बैटरी जोड़ेंगे इस तार से एक धारा प्रवाहित होगी। मैंने मान लिया धारा क्या है आपका, आई है, धारा क्या है, आई है। और ये धारा प्रवाहित होते हुए कहाँ जाएगी आपकी, इसमें होते हुए ऐसे आते हुए यहाँ पर चली जाएगी। तो इसमें प्रवाहित क्या हुई, धारा। और मान लेते ये क्या है, हमने अभी आपको बताया ये चालक है, क्या है बाबू, चालक है। इस चालक में धारा आई प्रवाहित हो रही है, कब, जब हमने वोल्टेज V लगाया। तो एक बैटरी जब हमने V लगाया, उस वोल्टेज V की वजह से इस चालक के अंदर एक धारा आई प्रवाहित होने लगी। अच्छा, ओम के नियम के लिए एक कंडीशन है कि ये जो चालक आपने लिया है इसकी भौतिक अवस्था, इस चालक की भौतिक अवस्था बोले तो चालक की भौतिक अवस्था क्या क्या हो सकती है भाई, भौतिक अवस्था, ध्यान से सुनिएगा सारी मेरी बात। भौतिक अवस्था ताप, दाब, आयतन, ताप, दाब, आयतन। तो ये चालक के लिए कंडीशन है भाई। यदि कोई चालक है तो उसकी भौतिक अवस्था ताप, दाब, आयतन, ये आपका नियत होना चाहिए। जैसे आप ओम्स लॉ बताओगे, आपको पहले लाइन में यही कहना होगा जो आपने चालक लिया है उसकी भौतिक अवस्था ताप, दाब, आयतन निश्चित होने चाहिए। ऐसा क्यों कहा जाता, तो बेटा आपको इसका आंसर आपको क्लास 12 में मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत बात बता देता हूँ कि ताप परिवर्तित करने से धारा के मान में परिवर्तन आ जाता है। ताप परिवर्तित करने से धारा के मान में परिवर्तन आ जाता है। कहोगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने, अगर आपको याद होगा तो मैंने पिछली क्लास जब मैंने बताई थी एक विशिष्ट प्रतिरोध जो ताप पर निर्भर करता था, मैंने कल की क्लास में बताया था जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो पदार्थ की प्रकृति से साथ साथ ताप पर भी निर्भर करता है। तो सोचिए अगर ताप परिवर्तित करोगे बेटा तो विशिष्ट प्रतिरोध परिवर्तित होगा, और विशिष्ट प्रतिरोध आपको याद होना चाहिए। देखिए मैंने कल पढ़ाया था आपको R बराबर रो इंटू L अपान ए। अब ताप परिवर्तित करोगे तो बेटा क्या होगा,
रो परिवर्तित हो जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध, और विशिष्ट प्रतिरोध परिवर्तित होगा तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, परिवर्तित। और एक फार्मूला आपको बताया था I बराबर V अपान R, अगर बेटा ये R परिवर्तित होगा तो I भी परिवर्तित हो जाएगा। इसीलिए जो हम एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं वो हमारा अच्छे से नहीं होगा, तब हम I और V में रिलेशन सही से बता नहीं पाएंगे, क्योंकि जो हम ओम का नियम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ओम का नियम, वो ये बताता है कि I और V में क्या संबंध है। अगर कोई आपसे पूछे ओम के नियम को हम जो पढ़ते हैं वो किसके बारे में बताता है, तो बेटा ओम का नियम हमेशा I और V के संबंध के बारे में बताता है कि ये दोनों एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं, कैसे रिलेट करते हैं। मतलब V को बढ़ाए तो I में क्या फर्क आएगा, या V को घटाए तो I में क्या फर्क आएगा, यही चीज का संबंध बताता है कौन, ओम का नियम। तो सोचिए अगर हमें V और I में संबंध देखना है, V और I में संबंध देखना है, तो इस R को स्थिर होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, स्थिर होना पड़ेगा बेटा। और अगर R को स्थिर होना है तो बेटा आपको लेंथ एक बार आपने मान लो प्रयोग करने गए तो जितनी लंबाई का आपने चालक ले लिया तो उसकी लंबाई फिक्स हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, कि बार बार एक बार आप लाओगे 10 मीटर की वायर ला करके प्रयोग करोगे फिर 15 मीटर, ऐसा तो नहीं करोगे ना। या आप प्रयोग कर रहे हो 10 मीटर की तार लेकर के, क्या प्रयोग करते करते समय आपके तार की लंबाई 15 मीटर हो जाएगी कि 20 मीटर हो जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा ना। मतलब अगर आपने प्रयोग करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए बाद तार का चयन कर लिया कि हमें इतनी लंबाई लेनी, इतनी मोटाई, तो क्या प्रयोग करते समय वो चेंज हो सकती है, कभी नहीं होगी ना। तो इसका मतलब प्रयोग के दौरान L और A बराबर हो जाएंगे। अब आपको रो को भी क्या करना है, L और A तो स्थिर हो गए, अब आपको रो को भी स्थिर रखना है। रो बेटा स्थिर तभी हो सकता है जब ताप स्थिर है, क्योंकि मैंने कल के क्लास बताया था जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो पदार्थ की प्रकृति के साथ साथ ताप पर भी निर्भर करता है। तो अगर ये ताप चेंज हो गया तो रो चेंज हो जाएगा, और रो चेंज हो गया तो R चेंज हो जाएगा, R चेंज हो गया तो धारा भी चेंज हो जाएगी। और अगर धारा चेंज हो जा रही है इस R की वजह से, तो हम V और I में संबंध कैसे बताएंगे, हम कैसे, भाई V के मान के बढ़ाने घटाने से I घटेगा बढ़ेगा, लेकिन साथ में R के भी कम ज्यादा होने से तो I घटेगा बढ़ेगा। तो हम ये कैसे कह देंगे कि ये जो घट बढ़ रहा है वो सिर्फ V की वजह से बढ़ रहा है, तब तो ये संबंध दोनों से रखने लग जाएगा ना। लेकिन बेटा ओम का नियम कहता है कि संबंध किसके बीच में, V और अगर V और I के बीच में संबंध रखना है तो R को क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। और R तब स्थिर होगा जब रो स्थिर होगा, रो तब स्थिर होगा जब आपका ताप स्थिर। तो इस प्रकार से कहा जाता है यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ताप दाब आयतन क्या हो, निश्चित हो। इसके बारे में बेटा फुल डिटेल आपको क्लास 12 में बताई जाएगी, बने रहिएगा मेरे ही साथ। मैं आपको क्लास 12 में इसका पूरा फुल एक्सप्लेनेशन करके समझाऊंगा कि क्यों मैं कह रहा हूं भाई वी आर कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटी, या कह सकते हैं फिजिकल स्टेट, ताप दाब आयतन, टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन कंडक्टर। किसी भी चालक के लिए जो भौतिक अवस्था है वो ताप दाब आयतन क्यों हम निश्चित करें, उनके नियम को समझाने के लिए इसका फुल एक्सप्लेनेशन बेटा हम आपको क्लास 12 में देंगे, है ना। ये आपको बताया जाएगा क्लास 12 में कि फॉर अ गिवन कंडक्टर द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर लाइक टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम शुड बी रिमेन कांस्टेंट। वो क्यों हम कहते हैं स्थिर होता है, इसके बारे में बात चलेगी, लेकिन मैंने एक थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे दिया, ठीक है ना। अब देखिए मैं आपको ओम के नियम की परिभाषा बताने जा रहा हूं, कैसे याद रखोगे। लिखोगे यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ताप दाब आयतन, क्या बोलोगे, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ताप दाब आयतन क्या हो, निश्चित हो, ताप दाब आयतन निश्चित हो। तो अब ये चालक के दो सिरे हैं, कितने सिरे हैं, दो, और दोनों सिरों पर क्या लगाया गया है, एक 20 वोल्ट की बैटरी। तो क्या कहेंगे, चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर V, और चालक में कौन सी धारा I बह रही है ना। तो परिभाषा देखो फिगर से आपको पढ़ना है। हमने क्या बोला, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ताप दाब आयतन निश्चित हो तो इस चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर V इस चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती होता। बेटा मैंने क्या बोला, फिर से अगेन आई रिपीट, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ताप दाब आयतन निश्चित हो तो इस चालक के सिरों पर
लगाया गया विभवांतर इस चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती होता। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखिएगा। ओम का नियम आप लोग देखिएगा, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, ताप दाब आयतन निश्चित हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर चालक में लगाया गया विभवांतर V लिख लीजिए, लगाया गया विभवांतर V चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। समझ में आई बाबू? तो हमने क्या बोला, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ताप दाब आयतन क्या हो, निश्चित हो, तो इस चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर इस चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बेटा आपका V समानुपाती I, ऐसे लिखते हैं बेटा। और जब समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो V बराबर हो जाता I इंटू R। ये आता है ओम के नियम से फार्मूला। क्या आता है? ओम के नियम का फार्मूला आता है, ठीक है ना। तो ओम के नियमानुसार हमने ये देख लिया V समानुपाती है। इसका मतलब क्या है बेटा कि जैसे जैसे आप धारा का मान बढ़ाओगे जैसे जैसे आप इस वोल्टेज का मान बढ़ाओगे धारा का मान बढ़ता जाएगा, और जैसे वोल्टेज का मान कम करोगे धारा का मान वैसे वैसे घटता जाएगा। बात समझ में आई? तो इस प्रकार से हमने देखा ओम के नियम को। समझ में आई बात बाबू? अब बात आई, जब जब कभी भी समानुपाती चिन्ह होता है, कोई भी फिजिक्स में याद रखिएगा आज से, यदि कोई भी दो चीजें या दो राशियां आपस में समानुपाती का संबंध रखती है तो हमेशा उनका ग्राफ एक सरल रेखा बनता है। क्या बनता है? एक सरल रेखा प्राप्त होता है। बात समझ में आई? याद रखिएगा, अगर ये समानुपाती है तो इनका ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होगा। तो अगर मैं इनके ग्राफ की बात करूं बेटा, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है 1 नंबर में, तो इनका ग्राफ बोले तो ग्राफ कैसे बनेगा, देखिएगा इधर ध्यान से, ठीक है ना। तो मैं इधर रख दे रहा हूँ वोल्टेज, इधर रख दे रहा हूँ करंट। तो इनका ग्राफ बिल्कुल एक ऐसे सरल रेखा बनकर आता है। देखो जैसे जैसे हम V बढ़ा रहे हैं I के भी मान में बढ़ रहा है। देखो ये हमने अभी V इतना था ना, अब की बार V हमने इतना कर दिया। देखो पहले V इतना है, अब की बार V इतना। तो देखिए धारा का भी मान बढ़ा कि नहीं, पहले धारा इतना थी अब धारा इतना हो गई। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? आप और भी बढ़ा दीजिए, देखिए यहाँ हमने कर दिया। अब देखिए वोल्टेज हमने इतना लगा दिया तो धारा भी देखिए कितना हो गया, इतना हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? मान लो ये वोल्टेज V1 है, ये V2 है, और बेटा ये आपका क्या है, V3 है। तो ये धारा क्या है, I1 है, ये धारा I2, ये धारा क्या है, I3 है। तो अगर हम यहाँ पे देखें सबसे ज़्यादा कौन है, V3 है। V3 का मान ज़्यादा है किससे, V2 से, और V2 से भी ज़्यादा, मतलब V2 किससे ज़्यादा है, V1 से। भाई देखिए V1 तो इतना ही है ना, सबसे ज़्यादा कौन है, V3 है। सबसे ज़्यादा कौन है, V3। तो हमने लिखा V3, फिर उसके बाद कौन ज़्यादा है, V2। तो V2, फिर सबसे कम कौन है, V1। अब जरा धारा में देखते हैं, धारा में सबसे ज़्यादा देखो कौन है, I3 है कि नहीं है, फिर I2 और फिर I1 है। तो आप देखो जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ा रहे थे, देखो V1 से V2 की वोल्टेज बढ़ाते गए ना, तो धारा भी I1 से I2, I2 से I3 बढ़ती गई कि नहीं गई। तो इसका मतलब होता है ये बेटा समानुपाती है, इसका ये ग्राफ ये बनता है। समझ में आई बात? और याद रखिएगा ओम का नियम सभी चालकों के लिए केवल होता है।
ओम का नियम सभी धातुओं के लिए केवल अप्लाई होता है, लागू होता है, और सभी के लिए अप्लाई या लागू नहीं होता है। अधातु धातु के लिए नहीं होता है, सभी धातुओं के लिए ओम के नियम का पालन होता है। और जो चालक ओम के नियम का पालन करते हैं उसे हम ओमीय चालक कहते हैं। क्या कहते हैं? ओमीय चालक। कौन? जो ओम के नियम का पालन करते हैं। मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, इस बात को आप जरा ध्यान से सुनेगा। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ओमीय चालक। क्या लिखना है बेटा हमें? ओमीय चालक। तो ओमीय चालक कभी कभी पूछ लिया जाता है क्या होगा, तो ओमीय चालक आपका होता है वे चालक। क्या लिखोगे आप बेटा? वे चालक जो ओम के नियम का पालन करते हैं, ओम के नियम का पालन करते हैं, ओम के नियम का पालन करते हैं, ओमीय चालक कहलाते हैं। ओमीय चालक कहलाते हैं। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान से सुनिएगा। वे चालक जो ओम के नियम का पालन करते हैं ओमीय चालक कहलाते हैं। तो कई बार ये भी पूछ लिया गया है, तो आपसे इसी में फेरबदल करके क्या पूछ सकता है कि ओमीय चालक का ग्राफ कैसा होगा। बेटा जाहिर सी बात है, जो ओमीय चालक होंगे ओम के नियम का पालन करेंगे तो ओम के नियम के साथ साथ ओम के ग्राफ का पालन नहीं करेंगे, तो ओमीय चालक का भी ग्राफ कैसा होगा? एक सरल रेखा। ये ग्राफ कैसा है बेटा? ये ग्राफ आपका एक सरल रेखा है। ये कैसा ग्राफ है? सरल रेखा प्राप्त हुआ है। आपसे पूछ लेगा ओम के नियम के द्वारा प्राप्त ग्राफ कैसा होता है, तो ओम के नियम के द्वारा प्राप्त ग्राफ एक सरल रेखा होता है। ओम के नियम द्वारा प्राप्त जो आपका ग्राफ होता है बेटा वह एक सरल रेखा होता है। आई होप आपको मेरी ये बात इतनी समझ में आई होगी। समझ में आई बात बेटा? तो जो भी ओम के नियम का पालन करेगा उसका ग्राफ कैसा होगा? सरल रेखा होगा। तो ओम का नियम क्या होता है भाई? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था तादाब आयतन निश्चित हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर चालक में बहने वाली धारा के क्या होगा? समानुपाती होगा। उसको मैथमेटिकली कैसे दिखाते हैं? तो V समानुपाती I के, जब समानुपाती चिन्ह हटाते तो बेटा V बराबर I इंटू R आता है। अब यही तीन फार्मूले V बराबर I इंटू R से यहाँ से हम पक्षांतर उच्छांतर करके और भी सारे फार्मूले निकालेंगे। इस प्रकार से फिर हमने इसका ग्राफ देखा तो एक हमारे पास सरल रेखा प्राप्त हुआ है। और वे चालक जो ओम के नियम का पालन करते हैं, हमने क्या बोला? वे चालक जो ओम के नियम का पालन करते हैं उस चालक को हम बेटा ओमीय चालक कहते हैं। एक होता है अनओमीय चालक। क्या होता है? अनओमीय चालक। तो जाहिर सी बात है ओमीय चालक का उल्टा होगा अनओमीय चालक। तो कहेंगे वे चालक जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं अनओमीय चालक कहलाते हैं। मैंने ये वीडियो में बोल दिया, स्पेस की थोड़ी सी कमी है। अगर आपको लिखना होगा कि अनओमीय चालक क्या होते हैं तो आप अपने शब्दों में लिख लीजिएगा कि ऐसे चालक जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं अनओमीय चालक कहलाते हैं। इनका ग्राफ एक सरल रेखा नहीं होता है। जो ओमीय चालक होते हैं उनका ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होता है। तो आई होप आपको ओम के नियम के बारे में अच्छे समझ में आया होगा। तो आप बढ़िया से इसे पढ़िए। इसके नेक्स्ट आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप नोट करिए इसे। तब तक के लिए हम इसके बाद आपसे अगले अगले वीडियो में नहीं बल्कि इसी वीडियो में हम लोग आगे के टॉपिक कवर करेंगे, श्रेणी संयोजन या कहें प्रतिरोधकों का संयोजन। तो पहले हम पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन में पहला जो आपका संयोजन है श्रेणी क्रम संयोजन, फिर हम पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम संयोजन बेटा। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको मेरी बात कहीं भी समझ नहीं आई हो, आपको डाउट हो तो बेटा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। तो पहले आप इतना स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। चलिए बेटा हम लोग देखते हैं अपना प्रतिरोधों का संयोजन। इसके पहले हम लोगों ने ओम के नियम के बारे में बहुत अच्छे से डील कर लिया, देख लिया ओम का नियम क्या होता है। अब हम डिस्कस करेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। सबसे पहली बात आई कि प्रतिरोधों के संयोजन की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों हम प्रतिरोधों का संयोजन मतलब जोड़ना चाहते हैं, दो प्रतिरोधों को आपस में हम जोड़ना क्यों चाहते हैं। तो आप लोगों ने बचपन में एक चीज़ अगर आपसे बोली जाए तो आप लोगों ने बहुत किया होगा। जैसे मान लीजिए किसी पेड़ पर फल लगे हो कोई, या आम का ही मान लीजिए लगा हो, और आप किसी डंडे से तोड़ना चाह रहे हैं और वो डंडा आपसे तक पहुंच नहीं पा रहा वहाँ तक, तो आप क्या करते थे?
तो आप ये करते थे, एक दूसरे डंडे को उसी में जोड़ करके तब पहुंचाते थे कि नहीं। तो आपको आवश्यकता थी किसकी, उस आम को तोड़ने की। उस आवश्यकता के कारण आपने एक डंडे में दूसरा डंडा जोड़ा और जोड़ करके तब क्या बनाया, आपने एक बड़ा सा डंडा बनाया जिससे आपने आम तोड़ा। ये आपकी क्या थी, आम तोड़ने की आवश्यकता के कारण। ऐसे हम लोग अपनी इच्छा के मन मुताबिक, हम लोग अपनी इच्छा के मन मुताबिक अपना जो है क्या नाम है, नया प्रतिरोध बनाने के लिए, हम लोग अपनी इच्छा के मन मुताबिक नया प्रतिरोध बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नए एक प्रतिरोध का निर्माण करते हैं। और वो कैसे, प्रतिरोधों का संयोजन कर करके, प्रतिरोधों का संयोजन कर करके हम लोग एक नए प्रतिरोध का निर्माण करते हैं। तो जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि जरूरी नहीं यार कि आगे से मान लीजिए मार्केट में अवेलेबल है, उपस्थित है, मान लो आपके मार्केट में गए लेने के लिए आप लोग प्रतिरोध, आपको चाहिए 4 ओम का प्रतिरोध, लेकिन आप मार्केट में गए दुकानदार के पास, तो दुकानदार के पास बेटा है 2 ओम के, 3 ओम के, 5 ओम के, 4 ओम का प्रतिरोध है ही नहीं है। तो अब आप मुझे बताइए उस 4 ओम का प्रतिरोध वहां तो दुकानदार के पास नहीं है, लेकिन आपको चाहिए 4 ओम का प्रतिरोध, आप तो कहां से लाओगे। तो जाहिर सी बात आप कुछ ना कुछ तिकड़म इधर उधर लगाओगे ताकि उसे जोड़ोगे, इस तरीके से उसे मतलब किसी भी तरीके से जोड़ोगे जिससे आपको 4 ओम मिल जाए। तो हमारी आवश्यकता थी ना कि 4 ओम ले आने की, परंतु मार्केट में अवेलेबल था नहीं, मार्केट में नहीं था हमारे पास 4 ओम का प्रतिरोध। तो हमने किया क्या, अपने इच्छा के अनुसार प्रतिरोध बनाने के लिए अपनी आवश्यकता के अनुसार, इच्छा बोले या आवश्यकता बोले, अपनी आवश्यकता और इच्छा के अनुसार हम लोग नया प्रतिरोध बनाने के लिए प्रतिरोधों का संयोजन करना सीखा। बात समझ में आई। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रतिरोधों के संयोजन को करना स्टार्ट किया। तो इस प्रकार से प्रतिरोधों के संयोजन में 2 संयोजन आए बेटा, एक समांतर क्रम संयोजन और एक आपका श्रेणी क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम इस प्रतिरोधों के संयोजन में बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन देखेंगे, है ना। कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस में या कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में हम लोग सबसे पहला कॉम्बिनेशन देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी संयोजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी संयोजन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहला आपका है बेटा श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। तो इसके बारे में भैया हम लोग पहले डिटेल बात करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन की। मान लीजिए श्रेणी क्रम संयोजन में हमें, मैंने देखिए, हम आपके पास चाहे जितने वायर हो, चाहे जितने रेजिस्टेंस हो, उनको श्रेणी क्रम में संयोजन करना तो कैसे करेंगे इसके बारे में हम देखेंगे। अब देखिए मैं यहाँ पर 4 प्रतिरोध लेके चलूंगा। कितने प्रतिरोध, 4। आप लेने को 5 ले सकते, 6 ले सकते, एग्जाम में 3 प्रतिरोध के लिए भी आ सकता है, कह देगा किन्हीं 3 प्रतिरोधों के लिए आप क्या ना श्रेणी क्रम संयोजन को सत्यापित कीजिए या इसका व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो आपसे 3 कह दे, 2 कह दे, 4 कह दे, 5 कह दे, 6 कह दे, जितना भी कह दे आप उतना प्रतिरोध मान लेना। जैसे मैं 4 प्रतिरोध के लिए करने जा रहा हूं तो मैं यहां मानूंगा 4 प्रतिरोध। एग्जाम में अगर 3 प्रतिरोध के लिए बोला तो आप 3 प्रतिरोध मानेंगे। हम 4 ओम के 4 प्रतिरोध मानकर चलते हैं। तो लिखेंगे, मान लीजिए आपके पास 4 प्रतिरोध इस प्रकार से हैं। ये बेटा आपके प्रतिरोध का प्रतीक होता है। मैं आपको प्रतिरोध वाले लेक्चर में बताना भूल गया था कि ये प्रतिरोध का प्रतीक होता है, तो यहां पर सीख लीजिए। अगर ऐसे कहीं लिख दिया गया, ऐसे प्रतिरोध बना करके बेटा आपका इसके ऊपर एक ऐसे तीर मार दिया गया है, तो समझ लीजिएगा ये परिवर्ती प्रतिरोध है। कैसा है, परिवर्ती प्रतिरोध है। समझ में आई बात नहीं आई। और ये सिंपल प्रतिरोध है, और ये कैसा प्रतिरोध है, परिवर्तित प्रतिरोध। इसका मतलब क्या है, यहां पर जो प्रतिरोध होगा उसके मान को हम परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा, रेगुलेटर देखो ना अपने घर में, जो पंखे में रेगुलेटर लगा होता है, उसके खटका ऐसे घुमाते हो, ऐसे घुमाते जाते हो, तो घुमाकर करते क्या, प्रतिरोध चेंज करते हो। तो प्रतिरोध तो चेंज तब होगा जब प्रतिरोध क्या होगा, परिवर्ती होगा। समझ आई बात नहीं। तो वहां पे हम कौन सा प्रतिरोध प्रयोग करते हैं, परिवर्ती प्रतिरोध। और जो मार्केट में लगा होता है वो केवल बेटा प्रतिरोध होता है, परिवर्ती नहीं होता है। एक बार आपने लगा दिया, जो मार्केट में इस तरीके का मिलता है, आप लोग जाकर देखेंगे, मैं आपको बता देता हूं बेटा, इस तरीके से आपका प्रतिरोध मिलता है। यहां पर कई कलर होते हैं बेटा,
इस तरीके से 4 कलर होते हैं, कई कलर नहीं बल्कि लिख लो 4 कलर, ठीक है। इस तरीके से 4 कलर होते हैं प्रतिरोधक पे, है ना। सब कलर अपना अलग अलग कलर होते हैं, सब कलर का अपना अलग अलग मतलब होता है बेटा। इन्हीं कलरों की वजह से ही हम बताते हैं कि इस प्रतिरोध का मान कितना है। ये आपका प्रतिरोधक है, यहाँ पे 4 कलर होंगे, चारों का मान अलग अलग होगा और इन्हीं मानों को काउंट करके हम लोग क्या बताते हैं कि इस प्रतिरोधक का मान कितना होगा। ये आपका क्या है बेटा, प्रतिरोधक है। क्या है ये आपका, इसे कहते हैं हम लोग प्रतिरोधक। आप जाओगे मार्केट में, जब बोलोगे कि मुझे रजिस्टर दे दीजिए, इंग्लिश में इसे रजिस्टर कहते हैं बेटा, इंग्लिश में क्या कहते हैं, रजिस्टर। जब कहोगे हमें रजिस्टर दे दीजिए, प्रतिरोधक दे दीजिए दुकानदार से, तब इस प्रकार से वो निकाल करके आपको देगा। तो ये प्रतिरोधक है जो मार्केट में मिलता है, इसको आप लगा दोगे जहां पर, तो ये जितने मान का प्रतिरोध उत्पन्न करता है वो हमेशा उतना ही करेगा, ये परिवर्तित नहीं हो सकता। जबकि ये क्या है, परिवर्तित प्रतिरोधक है, इसका मान परिवर्तित होता रहता और इसका मान परिवर्तित नहीं होता है। समझ में आई बात है। ये मार्केट में अवेलेबल होता है, नॉर्मली आप ऐसे मिलेगा, आप जाकर के ले सकते हैं। इसके लिए आप कलर कोडिंग होती है, इसका नाम पड़ता है कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर आप जाकर क्लास 12 में एक टॉपिक होता है, वहां पर आप पूरा बढ़िया से पढ़ोगे। तो ये आपका प्रतिरोधक होता है सिंपल, और इस तरीके से अगर है तो क्या होता है, इसका सिंबल ये होता है, देखो इस प्रतिरोधक का सिंबल ये होता है, और ये परिवर्तित प्रतिरोधक होता है, मतलब इसका मान हमेशा क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है। बात समझ में नहीं है, तो इस तरीके से बेटा आप लोग देख सकते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए देखते हैं अब हम लोग। मान लीजिए हमारे पास एक प्रतिरोध क्या है बेटा, R1 है, जिसका पॉइंट हमने मान लिया A है, और इसका लास्ट पॉइंट क्या है बेटा, B। फिर हमने एक प्रतिरोध लिया, ये हमारे पास है C है, और ये हमारे पास बेटा क्या है D, इसका प्रतिरोध हमने क्या मान लिया, R2। फिर एक प्रतिरोध हम लोगों ने बनाया, ये आपका है बेटा E मान लेते हैं, ये आपका E है, और ये आपका क्या है बेटा F है, इसका प्रतिरोध हमने क्या मान लिया, R3। फिर एक प्रतिरोध हमने लिया, ये हमने मान लिया बाबू G है, और ये क्या है आपका H है, इसका प्रतिरोध हमने क्या मान लिया, R4। समझ में आई बात इतनी। अब हमारे पास क्या है, 4 प्रतिरोध है, इन चारों प्रतिरोधों को हमें किस क्रम में जोड़ना है, श्रेणी क्रम में। किस क्रम में जोड़ना है, श्रेणी क्रम में जोड़ना है। अब हम देखेंगे इसका श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है, और इन 4 प्रतिरोधों के लिए हम लोग क्या करेंगे, व्यंजक भी प्राप्त करेंगे श्रेणी संयोजन में। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए कहते हैं प्रथम प्रतिरोध, अब यहाँ मैं कनेक्शन करने जा रहा हूँ, देखना होगा क्या श्रेणी क्रम संयोजन। प्रथम प्रतिरोध, ये कौन सा प्रतिरोध है आपका, पहला प्रतिरोध है ना, तो प्रथम प्रतिरोध के अंतिम सिरे को, इस प्रथम प्रतिरोध पॉइंट आपका A है ना, ये पॉइंट क्या है B, तो प्रथम प्रतिरोध के अंतिम सिरे को द्वितीय प्रतिरोध के प्रथम सिरे से, है ना, द्वितीय प्रतिरोध कौन R2 ना, इसका प्रथम सिरा से ऐसे जोड़ दो। तो ये पॉइंट क्या था C, और ये क्या हो गया D। प्रथम प्रतिरोध के अंतिम सिरे को द्वितीय प्रतिरोध के प्रथम सिरे से, तथा द्वितीय प्रतिरोध के अंतिम सिरे को तृतीय प्रतिरोध के प्रथम सिरे से, है ना, तृतीय प्रतिरोध के प्रथम सिरे से, तथा चतुर्थ प्रतिरोध के तथा तृतीय प्रतिरोध के अंतिम सिरे को चतुर्थ प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जोड़ दिया जाए, तो इस प्रकार जो प्राप्त आपका संयोजन होता है वो क्या कहलाता है बेटा, आपका श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। देखो यहां से, प्रथम प्रतिरोध के अंतिम सिरे को द्वितीय प्रतिरोध के प्रथम सिरे से, तथा द्वितीय प्रतिरोध के अंतिम सिरे को तृतीय प्रतिरोध के प्रथम सिरे से, तथा तृतीय प्रतिरोध के अंतिम सिरे को चतुर्थ प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जोड़ किया जाए। इस प्रकार प्राप्त संयोजन को हम क्या कहते हैं बेटा, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। बात समझ में नहीं है। जब कभी भी हम ऐसे कह दो सभी प्रतिरोधकों के अंतिम सिरे को अगले प्रतिरोधक के प्रथम सिरे से जोड़ दिया जाए, तो इस प्रकार के प्राप्त संयोजन को हम क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते। आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी। कोई दिक्कत वाली बात बेटा, कोई समस्या तो आप बताइए हमें।
समझ में आई बात नहीं आई? तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, अब इसकी परिभाषा भी लिख लेते हैं ना, थोड़ी सी इसकी परिभाषा भी देखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन का। लिखेगा, यदि मैं श्रेणी क्रम संयोजन की परिभाषा लिख रहा हूं, परिभाषा कैसे आप लिखोगे, यदि प्रतिरोधों के संयोजन में, यदि क्या लिखेंगे, यदि प्रतिरोधों का संयोजन इस प्रकार है कि यदि प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन इस प्रकार है कि प्रत्येक प्रतिरोध का ऐसे बोलते हैं, प्रत्येक प्रतिरोध का अंतिम सिरा, प्रत्येक प्रतिरोध का अंतिम सिरा अगले प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जुड़ा हो, प्रथम सिरे से जुड़ा हो, तो इस संयोजन को, इस प्रकार के संयोजन को, तो इस प्रकार के संयोजन को, इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। बात समझ में बेटा? आप लोग देख भी पा रहे हैं, प्रत्येक प्रतिरोध, इस प्रतिरोध का देखो अंतिम सिरा अगले वाले प्रतिरोध के किससे जुड़ा है, प्रथम सिरे से, फिर इस प्रतिरोध का अंतिम सिरा अगले वाले से कहाँ जुड़ा है, प्रथम से, फिर इस प्रतिरोध का अंतिम सिरा ये है ना, अगले वाले प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? तो क्या कहेंगे, यदि प्रतिरोधों का संयोजन इस प्रकार है, यदि प्रतिरोधों का संयोजन इस प्रकार है कि प्रत्येक प्रतिरोध का जो अंतिम सिरा है वो अगले वाले प्रतिरोध के किससे जुड़ा है, प्रथम सिरे से, तो इस प्रकार के संयोजन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। यदि प्रत्येक प्रतिरोध का जो अंतिम सिरा है अगले प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जुड़ा हो, तो इस प्रकार के संयोजन को हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। मान लीजिए यहाँ 20 वोल्ट की बैटरी है बेटा, तो आप मुझे बताइए यहाँ से धारा आई जाएगी कि नहीं आएगी, जैसे बैटरी लगाएंगे धारा प्रवाहित होगी कि नहीं होगी? अब धारा प्रवाहित होगी तो आप मुझे बताइए, ये जो धारा है सब में समान जा रही कि नहीं जा रही? क्या धारा के लिए अलग मार्ग है? नहीं है ना, तो धारा के लिए कोई अलग मार्ग नहीं है, धारा सब में एक ही जा रही है। तो याद रखिएगा, जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है उसमें धारा का मान क्या होता है बेटा, समान होता है। सब में देखो यही धारा जाएगी, यहाँ से धारा निकलेगी, ऐसे 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 जाते जाते ऐसे चली जाएगी। तो श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान क्या होता है, समान होता है, और जबकि वोल्टेज का मान अलग अलग होता है। इस प्रतिरोध में मान लेते हैं वोल्टेज V1 है, इसमें V2 है, इसमें V3 होगा, तो इसमें V4। बात समझ में नहीं आई? तो पहले आप इतना नोट करिए, फिर इसके बाद आपको हम समझाते हैं इसके थोड़ा सा बारे में और।